नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है भारत की नौसेना। ये बड़ा बयान दे दिया है एडमिरल करमबीर सिंह ने। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर और भारत सरकार ने कर दिया है बड़ा इशारा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूएन में फिर गर्जा भारत, करतारपुर साहिब और आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगाई लताड़। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख बोले गिलगिट बाल्टिस्तान पर इमरान खान ने कर दी बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश की सेना और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलएसी पर हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है भारतीय नौसेना, एडमिरल करमबीर सिंह। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारतीय सेना हर स्तर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने गुरुवार को कहा कि हम चीनी सेना की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह का कहना है कि लद्दाख में यथास्थिति को बदलने के चीनी सेना के प्रयास ने सुरक्षा परिदृश्य को बदल दिया है। हम एलएसी पर चीन की हरकत और कोरोना जैसी दोहरी चुनौती से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय नौसेना दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी है। नौसेना एडमिरल करमबीर सिंह ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि कोरोना और एलएसी पर यथास्थिति को बदलने का चीनी प्रयास हमारे सामने दोहरी चुनौती है। इन दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए नौसेना तैयार है। अगर चीन सीमा को उल्लंघन करता है तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास एक एसओपी है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि 2 प्रीडेटर ड्रोन लीज पर लिए गए हैं और वे हमारी निगरानी क्षमता में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इन प्रीडेटर ड्रोन से लगातार 34 घंटे की निगरानी की जा सकती है। अगर पूर्वोत्तर में सेना को प्रीडेटर ड्रोन की जरूरत महसूस होती है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में कमीशन किए गए सभी 26 जहाजों को भारतीय शिपयार्ड में बनाया गया है। भारत में 41/43 जहाज ऑर्डर पर बनाए जा रहे हैं। भविष्य में नौसेना के लिए बनाए जाने वाले 43 युद्धपोतों और पनडुब्बियों में से 41 को स्वदेशी विमान वाहक सहित भारत में बनाया जाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएन में फिर गर्जा भारत, करतारपुर साहिब और आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन और आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में शांति के लिए खतरा बताते हुए कहा है कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन की अपनी आदत छोड़ दे तो हम दक्षिण एशिया में शांति की संस्कृति बहाल करने की पहल कर सकते हैं। कब तक हम मूक दर्शक बने रहेंगे? संयुक्त राष्ट्र में भारत के पहले सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि आखिर कब तक हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हत्या, जबरन धर्म परिवर्तन और उन पर होने वाले अत्याचारों पर मूक दर्शक बने रहेंगे? पाकिस्तान में स्थिति बेहद विकट है। वहां सांप्रदायिक हत्याओं के चलते समान धर्म के लोगों की भी जान जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल शांति कायम करने के लिए इस सभा में पेश किए गए प्रस्ताव का उल्लंघन पाकिस्तान पहले ही कर चुका है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन पर पाकिस्तान की चालबाजी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए शर्मा ने कहा कि पिछले महीने पाकिस्तान ने सिखों के पवित्र धर्मस्थल के प्रबंधन का जिम्मा जबरदस्ती और गैर सिख समुदाय के हवाले कर दिया। यह सिख धर्म और उसकी सुरक्षा के खिलाफ है। बता दें कि इमरान खान सरकार ने हाल ही में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के प्रबंधन और रखरखाव का जिम्मा एक गैर सिख संस्था को दे दिया था। भारत ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। आशीष शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि यूएन के प्रस्तावों में हिंदू, बौद्ध, सिख जैसे भारतीय धर्मों के खिलाफ होने वाली हिंसा की निंदा नहीं की जाती, जो कि पूरी तरह से गलत है। मजबूती से भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि इस्लामोफोबिया और ईसाई विरोधी मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत भी इन मामलों की निंदा करता है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हिंदू, बौद्ध, सिख जैसे भारतीय धर्मों के लोग भी उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसकी निंदा नहीं की जाती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएसआई के पूर्व प्रमुख बोले गिलगिट बाल्टिस्तान पर इमरान खान ने कर दी बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के भीतर भी कुछ धड़े इमरान सरकार के इस कदम को गलत करार दे रहे हैं। उनकी चिंता ये है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत बनाने से कश्मीर का एजेंडा कमजोर पड़ जाएगा। अब यही बात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख दुर्रानी ने भी दोहराई है। दुर्रानी ने
साल 2018 में स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ आईसाइट एंड द इल्यूशन ऑफ पीस विद इंडियन नाम से एक किताब भी लिखी थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। दुर्रानी ने यह किताब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत के साथ मिलकर लिखी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने के कदम का उनके देश में ही विरोध हो रहा है। हाल ही में इमरान खान की सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाकर वहां चुनाव करवाए और सूबे में अब उनकी ही पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने के फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को उसकी स्थिति में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। बीबीसी उर्दू को दिए इंटरव्यू में दुर्रानी से सवाल किया गया कि 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा छीना तो उससे कई समस्याएं खड़ी हो गई, लेकिन क्या पाकिस्तान का गिलगिट बाल्टिस्तान को सूबा बनाने का फैसला सही है? दुर्रानी ने कहा, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं जब कश्मीर को हैंडल कर रहा था तो मेरे एक करीबी दोस्त यूसुफ ने कहा था कि अगर एक बार हमने ऐसी गलती की तो हमारे कश्मीर एजेंडे को बहुत गहरा धक्का लगेगा। दुर्रानी ने कहा, कई चीजों का स्टेटस नहीं बदला जाना चाहिए क्योंकि जब भी सियासी नंबर बनाने के लिए इसे बदलेंगे तो हमें नुकसान होगा। बहावलपुर और स्वात बड़े अच्छे स्टेट थे, इन्हें मुख्य धारा में शामिल कर दिया और वही मुख्य धारा भ्रष्ट और नाकाम है। बलूचिस्तान के साथ ही हमने ऐसा ही किया। इसके 3 प्रांत बेहतर तरीके से मैनेज हो जाते थे, लेकिन हमने उसे एक कर दिया और अब संभाल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख ने कहा, मैं हमेशा से इसके खिलाफ रहा हूं। फाटा के तहत वो अपने तरीके से चीजों को अच्छे से संभाला करते थे। इसी तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान में भी हो सकता है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो स्टेटस बदल देते हैं, पत्थरों पर कश्मीर की जगह श्रीनगर लिख देते हैं, नक्शा बदल देते हैं। ये सब काम सियासी नंबर बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे काम से हमारे जैसे लोग खुश नहीं होंगे, इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। आपका सिस्टम इतना अच्छा और लोग खुद ही आने के लिए कहें तब तो ठीक है, आपको खुद को उन पर थोपना नहीं चाहिए। इमरान सरकार ने कुछ दिनों पहले ही इस इलाके में चुनाव कराने की घोषणा की थी। हालांकि भारत ने इस घोषणा के खिलाफ अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। विदेश मंत्रालय ने नवंबर महीने में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में चुनाव कराकर पाकिस्तान भारत के हिस्से पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। चुनाव करवाने का फैसला वहां के लोगों के लिए सीधे सीधे मानवाधिकार उल्लंघन और शोषण का गंभीर मामला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस में रहने वाले हजारों भारतीय को बड़ी राहत, ट्रंप की ओर से लाए गए H-1B नियमों पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, हजारों भारतीय पेशेवरों और शीर्ष अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को एक बड़ी राहत देते हुए एक अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 2 H-1B नियमों पर रोक लगा दी है। ये प्रस्ताव विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अमेरिकी कंपनियों की क्षमता को बाधित करते थे। H-1B वीजा एक गैर आवर्जक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसाय जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है के लिए विदेशी कर्मचारियों को रखने की इजाजत देता है। अमेरिका प्रतिवर्ष 85,000 H-1B वीजा जारी करता है। आमतौर पर ये 3 साल के लिए जारी होते हैं और इन्हें नवीकृत कराया जा सकता है। करीब 6 लाख H-1B वीजा धारकों में से अधिकतर भारत और चीन से है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के जिला न्यायाधीश जेफरी व्हाइट ने मंगलवार को अपने 23 पन्नों के आदेश में ट्रंप प्रशासन की उस हालिया नीति पर रोक लगा दी जिसके तहत रोजगार प्रदाता को H-1B वीजा पर विदेशी कामगारों को महत्वपूर्ण रूप से ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती। उन्होंने इसके अलावा एक अन्य नीति को भी दरकिनार किया जो अमेरिकी टेक कंपनियों और अन्य रोजगार प्रदाताओं के लिए अहम माने जाने वाले H-1B वीजा की अर्हता को कम कर देती। इस फैसले के बाद गृह सुरक्षा विभाग का रोजगार और अन्य मुद्दों पर 7 दिसंबर से प्रभावी होने वाला नियम अब अमान्य हो गया है। मजदूरी पर श्रम विभाग का 8 अक्टूबर को प्रभावी हुआ नियम भी अब वैध नहीं है। इस मामले में वाद यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बे एरिया काउंसिल और स्टैनफोर्ड समेत कुछ विश्वविद्यालयों और सिलिकॉन वैली की गूगल, फेसबुक व माइक्रोसॉफ्ट जैसी शीर्ष कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कारोबारी निकायों की तरफ से दायर किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल फतह करने के लिए 5 दिसंबर को 1 करोड़ घरों तक पहुंचेगी बीजेपी, लोगों से बोलेगी R9 अन्याय। जी हां दोस्तों, 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जुट गई है। तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के सबसे बड़े आउटरीच कार्यक्रम का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने एक कार्यक्रम की योजना बनाई है। इसके जरिए पार्टी 1 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचेगी। इस दौरान बीजेपी ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार को भी उजागर करेगी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस बारे में कहा, ममता बनर्जी सरकार द्वारा चलाए जा रहे दुआरे सरकार कार्यक्रम की तर्ज पर भाजपा कार्यकर्ता भी 5 दिसंबर को 1 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम का नाम R9 अन्याय, अब और अन्याय नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा
कि राज्य भर के भाजपा कार्यकर्ता टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए घरों का दौरा करेंगे और पत्रक वितरित करेंगे और कैसे लोगों को केंद्रीय योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि और आयुष्मान रोजगार योजना जैसी सुविधाओं से वंचित किया गया। आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी सरकार ने अगले 2 महीनों में लोगों से जुड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी आउटरीच कार्यक्रम शुरू की है। 1 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच राज्य के 344 ब्लॉकों में प्रत्येक गांव और नगर निकाय में कम से कम 4 शिविर लगाए जाएंगे। अधिकारी लोगों को मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड सहित विभिन्न सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने में मदद करेंगे। ममता सरकार में मंत्री और वरिष्ठ टीएमसी नेता शोभन देव चटर्जी ने कहा, यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा किए गए सबसे बड़े आउटरीच कार्यक्रमों में से एक है। राज्य सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पहले ही 5.4 लाख लोग 2 दिनों के भीतर शिविरों में आ चुके हैं। इसने बीजेपी को परेशान कर दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि आर-नोर अन्याय का यह दूसरा चरण है। पहला चरण इस साल के शुरू में ही लॉन्च किया गया था, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मार्च में बंगाल आए थे। भाजपा नेताओं ने पहले से ही इस अभियान को लेकर बैठकें शुरू कर दी हैं। 5 दिसंबर को भाजपा कार्यकर्ता पूरे राज्य में एक साथ दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने F-35A लड़ाकू विमान से दागा परमाणु बम, दहशत में आया चीन। जी हां दोस्तों, चीनी सेना ने इस लेख में कहा है कि इस परीक्षण के बाद से अमेरिका के पास परमाणु हमला करने की ताकत और बढ़ जाएगी। अमेरिकी सेना इन दिनों छोटे छोटे परमाणु बमों को विकसित कर रही है, जो सटीक निशाना लगाने में माहिर है। इससे अमेरिकी सेना के समुद्र, हवा या जमीन पर प्रभावी तरीके से दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत मिल जाएगी। F-36A लड़ाकू विमान जल्दी से किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। इससे अमेरिका की अत्याधुनिक युद्ध क्षमता और उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ घुसपैठ और आसान हो जाएगी। चीनी सेना ने दावा किया है कि 2020 के अमेरिका के रक्षा बजट में छोटे छोटे परमाणु बमों को विकसित करने के लिए 8.3% अधिक धन को आवंटित किया गया है। इस कारण अमेरिकी सेना इन दिनों B-61 परमाणु बमों की सीरीज को विकसित कर रही है। B-61 के कई वेरिएंट अमेरिकी सेना में कार्यरत हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिनमें जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों को फिट किया जा सकता है, जबकि टेस्ट के दौरान इनमें परमाणु तत्वों को नहीं रखा जाता है। ड्रैगन ने चिंता जताते हुए कहा है कि अगर F-35 लड़ाकू विमान परमाणु हमला करने में सक्षम हो जाता है तो इससे अमेरिका की सामरिक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। इस कारण सामरिक परमाणु हमलों को अंजाम देना अमेरिका सेना के लिए और अधिक आसान भी हो जाएगा। परमाणु हथियारों का उपयोग करने की अमेरिका की सैनिक से फिर से अन्य देशों के बीच परमाणु दौड़ शुरू हो जाएगी। इस कारण परमाणु निरस्तीकरण के कार्यक्रम न केवल बेकार हो जाएंगे, बल्कि परमाणु संघर्षों के जोखिम भी बढ़ जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, आतंकवाद और धार्मिक भेदभाव के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़े मंच पर खरी खरी सुनाई है। भारत ने UN के मंच से पाकिस्तान को लताड़ा है। भारत की तरफ से सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही इस सभा द्वारा पिछले साल पारित संस्कृति के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिखों के पवित्र स्थान करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के प्रबंधन को सिख समुदाय के निकाय से गैर सिख निकाय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया। आगे कहा कि अगर पाकिस्तान भारत में धर्मों के खिलाफ नफरत की अपनी मौजूदा संस्कृति को बदलता है और हमारे लोगों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के अपने समर्थन को रोकता है, तो हम दक्षिण एशिया और उसके बाहर शांति की वास्तविक संस्कृति का प्रयास कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 साल बाद फिर मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पेश कर दी 2024 के अमेरिकी चुनावों में उम्मीदवारी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की चुनावी जीत पर खुद को अलग थलग रखा और नए नए तरीकों के जरिए चुनावी जनादेश को कुचलने की हर संभव कोशिश की, ने खुद को 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए खुलकर अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। उन्होंने व्हाइट हाउस में क्रिसमस पार्टी के दौरान मंगलवार को मेहमानों से कहा, 4 साल बेमिसाल रहे, हम 4 साल और करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हम 4 साल बाद फिर मिलेंगे। इस कार्यक्रम में रिपब्लिकन पार्टी के कई पावर ब्रोकर शामिल थे। इसमें मीडिया की एंट्री बैन थी, लेकिन निवर्तमान राष्ट्रपति के भाषण का एक वीडियो कार्यक्रम के तुरंत बाद सार्वजनिक हो गया। 3 नवंबर को हुए चुनाव के करीब 1 महीने बाद भी 74 वर्षीय ट्रंप अपनी चुनावी हार मानने से इनकार कर रहे हैं और यह मानने को तैयार नहीं है कि उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन उनसे आगे निकल चुके हैं, जो फिलहाल नई सरकार के गठन और उसे अमली जामा पहनाने में व्यस्त हैं। व्हाइट हाउस में बंद ट्रंप ने पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम कर दिया है, लेकिन कथित चुनाव धोखाधड़ी के बारे में भड़काऊ ट्वीट्स करने से वो अभी भी परहेज नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके ही अटॉर्नी जनरल का कहना है कि चुनावों में धांधली या धोखाधड़ी के सबूत स्पष्ट नहीं है। यूएस अटॉर्नी जनरल बिल बार ने मंगलवार को समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से कहा था, आज तक हमें धोखाधड़ी के प्रमाण इतने पैमाने पर नहीं मिले हैं जो चुनाव में अलग परिणाम को प्रभावित कर सके। बार का कथन इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि वह ट्रंप के कट्टर सहयोगी रहे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गलवान घाटी संघर्ष, हिंसक झड़प चीन की सुनियोजित साजिश थी, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा। जी हां दोस्तों, एक शीर्ष अमेरिकी आयोग ने अमेरिकी संसद को दी अपनी रिपोर्ट में चीन पर पड़ोसियों के खिलाफ आक्रामक अभियान को तेज करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी साल जून में भारत के लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुआ हिंसक संघर्ष चीन सरकार की सुनियोजित साजिश था। बीजिंग ने करीब आधी सदी बाद चीन भारत सीमा पर पहले घातक संघर्ष के लिए उकसाया, धमकाने के लिए सैन्य अभ्यास। अमेरिका चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग ने देश की संसद को दी अपनी हालिया नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने शांति के समय में अपने सशस्त्र बलों का दमनकारी उपयोग किया और ताइवान तथा दक्षिण चीन सागर के पास बड़े पैमाने पर धमकाने वाले अभ्यास किए। रिपोर्ट में कहा गया है, इस साल चीन ने भारत सीमा पर करीब आधी सदी में पहले घातक संघर्ष के लिए उकसाया। चीन की बढ़ती आक्रामकता पर नजर है। 1 दिसंबर को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच जून में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास गलवान घाटी में आमने सामने लड़ाई हुई। इस संघर्ष से पहले मई की शुरुआत में एलएसी के कई सेक्टर में कई गतिरोध हुए। गलवान घाटी में कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और कई चीनी सैनिक भी मारे गए। 1975 के बाद दोनों देशों के बीच हुए किसी संघर्ष में पहली बार सैनिक मारे गए। रिपोर्ट में कहा गया है, कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि चीन की सरकार ने घटना की योजना बनाई थी। इसमें सैनिकों के शहीद होने की संभावना भी शामिल थी। उदाहरण स्वरूप, संघर्ष से कई हफ्ते पहले चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने एक बयान दिया जिसमें बीजिंग को स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद चीन के सरकारी टैबलॉइड ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक संपादकीय में चेतावनी दी गई कि भारत अगर अमेरिकी चीन प्रतिद्वंदिता में शामिल होता है तो उसके वाणिज्य एवं आर्थिक संबंधों को करारा नुकसान पहुंचेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएन महासभा के विशेष सत्र में कोरोना से जंग पर होगा मंथन, 100 से अधिक नेता देंगे अपनी राय। जी हां दोस्तों, विश्व के कम से कम 100 नेता और अनेक मंत्री गुरुवार से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के कोविड-19 पर विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। इसमें वैश्विक महामारी के प्रभाव और वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की जाएगी, जिससे दुनिया भर में अभी तक 15 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर ने बुधवार को कहा, यह कोविड-19 को मात देने के लिए हमें एक ऐतिहासिक क्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, कई टीकों को मंजूरी मिलने की खबरों और विश्व में इससे निपटने के लिए खरबों डॉलर खर्च किए जाने के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास स्थिति बेहतर करने का एक अनूठा मौका है। उन्होंने कहा, विश्व नेतृत्व के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर देख रहा है। यह बहुपक्षवाद की परीक्षा है। 2 दिवसीय इस विशेष सत्र में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस और बोजकिर के भाषण के बाद करीब 140 से अधिक देशों के नेता तथा मंत्री सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र को संबोधित करने वालों की सूची में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और यूरोपीय संघ के प्रमुख चार्ल्स माइकल का नाम शामिल है। अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री एलेक्स एजर इस उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को ऑनलाइन 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला का पहले से रिकॉर्ड किया गया संबोधन 4 दिसंबर को इस सत्र में चलाया जाएगा। बायोटेक के सह संस्थापक युगुर साहिन और ओजेल ट्यूरसी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीका विकसित कर रहे दल की प्रमुख सारा गिलबर्ट और जीवीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेथ बर्कले भी विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव गुतारेस सभी देशों और हर जगह के लोगों की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि सभी तक टीका पहुंच जाए। दुजारिक ने कहा, टीके को एक वैश्विक जनसंपत्ति समझा जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के भाषण का यही आधार होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खुशखबरी, आ गई कोरोना वैक्सीन। फाइजर बायोनटेक के टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। अगले सप्ताह से टीकाकरण। जी हां दोस्तों, लगातार लोगों की जान ले रहे कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर दुनिया की नजरें अब अलग अलग दवा कंपनियों पर टिकी है। वहीं अब लोगों का ये इंतजार खत्म होने की कगार पर आ चुका है। दरअसल ब्रिटेन में फाइजर और बायोनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन कोविड-19 वैक्सीन के टीके को मंजूरी देने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। यह वैक्सीन संक्रमण को रोकने में 95% से अधिक प्रभावी पाई गई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने एक इंटरव्यू में इसके संकेत दिए थे। ब्रिटेन ने 20 नवंबर को अपने चिकित्सा नियामक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी से फाइजर बायोनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन का आकलन करने को कहा था। प्रसिद्ध और प्रमुख अमेरिकी दवा कंपनी
फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक ने साथ मिलकर इस टीके को विकसित किया है। कंपनी ने हाल में दावा किया था कि परीक्षण के दौरान उसका टीका सभी उम्र नस्ल के लोगों पर कारगर रहा। ब्रिटेन सरकार ने अपनी दवा और स्वास्थ्य उत्पाद नियामक एजेंसी को कंपनी द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों पर गौर कर यह देखने को कहा था कि क्या यह गुणवत्ता, सुरक्षा और असर के मामले में सभी मानकों पर खरा उतरता है। ब्रिटेन को 2021 के अंत तक दवा की 4 करोड़ खुराक मिलने की संभावना है। इतनी खुराक से देश की 1/3 आबादी का टीकाकरण हो सकता है। वहीं ब्रिटेन में नियुक्त किए गए वैक्सीन मंत्री नादिम जहावी के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में पहले ही कहा गया था कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है और फाइजर और बायोनटेक द्वारा विकसित वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो उसके कुछ ही घंटों में वैक्सीन का वितरण और टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। जरूरी तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरी ओर फाइजर और बायोनटेक ने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के समक्ष भी कोरोना वायरस के उनके टीके को मंजूरी के लिए एक आवेदन सौंपा है। दोनों कंपनियों ने मंगलवार को कहा कि सोमवार को सौंपे गए आवेदन की समीक्षा प्रक्रिया को पूरा किया गया। उन्होंने इसे एजेंसी के समक्ष 6 अक्टूबर को शुरू किया था। अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना ने अमेरिकी और यूरोपीय नियामकों से कोविड-19 के अपने टीके का आपातकालीन उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। प्रतिद्वंदी कंपनी मॉडर्ना के इस अनुरोध के एक दिन बाद इन कंपनियों ने अहम कदम उठाया है। बायोनटेक ने कहा है कि टीके को वर्तमान में BNT162b2 नाम दिया गया है और यदि यह मंजूर हो जाता है तो यूरोप में इसका इस्तेमाल 2020 के अंत से पहले शुरू हो सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।